तो हमने कल की क्लास में प्रस्तावना पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे अपन उद्देश्य का भी कह सकते हैं, जिसे हम संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल भी कहते हैं। वास्तव में ये क्या होता है, कोई भी बुक होती है जिसके पहले पेज पे ये लिखा रहता है कि इस बुक को लिखने का उद्देश्य क्या है, या इस बुक में भीतर क्या है, अंदर है क्या। इसी को हम कहते हैं उद्देश्य का, उद्देश्य का प्रस्तावना। लेकिन उद्देश्य का प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसके एक एक शब्द पर कल चर्चा की थी कि क्या है, क्यों है, कैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। देखिए, एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे हम प्रस्तावना को, और फिर हम इस प्रस्तावना के लक्षणों को देखेंगे। प्रस्तावना उद्देश्य का क्या था भैया? देखो, हम भारत के लोग क्या करना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये बनाना है। क्या करना है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन एक एक शब्द का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था, ठीक? बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय? एक, दो। अब प्रश्न यही बन जाएगा आपसे, बताइए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की। ठीक, साथ में ही विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की क्या दी जा रही है अपन को? स्वतंत्रताएं। विश्वास की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये क्या है? स्वतंत्रताएं हैं, आजादी है। व्यक्ति अपनी मन मर्जी से जो उसके मन में आए वह बोल सके, जो जिसमें विश्वास करना वह विश्वास करे, जिस धर्म को मानना है, जिस देवी देवता की उपासना करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जिसको मानना है उसकी पूजा करो। ये हमारी उद्देश्य का हमसे कहती है, ठीक? और स्वतंत्रता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। प्रतिष्ठा मतलब व्यक्ति को अपनी गरिमा बनाए रखना है, और अवसर सरकार सबको समान अवसर देगी, चाहे नौकरियां हो, चाहे ठेकेदारी हो, यानी शासकीय कार्य में हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक? कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ये सब करना है, पर हमें ध्यान रखना है कि व्यक्ति की गरिमा भी बची रहे। ऐसा नहीं कि व्यक्ति की गरिमा, आप कह रहे हो साहब हम तो भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न बनाना है, गणराज्य बनाना है, या आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता है, लेकिन देश के टुकड़े हो जाएं तो काय की समानता? इसलिए हमें देश की, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है, ठीक है? देखिए, अखंड सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा, बंधुता मतलब क्या? भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए, मतलब ये हम करेंगे ही, ऐसा हमने क्या किया है? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, 7 है, कहाँ की थी? 7 है थी, और संवत 2006 विक्रमी को इदत द्वारा, इदत मतलब हम सब द्वारा क्या किया जाता है? अंगीकृत। हम इसे अंगीकृत करते हैं, धारण करते हैं, अपनाते हैं। अंगीकृत माने क्या? अपनाना, ठीक है? अधिनियमित मतलब इसको कानून का रूप देते हैं। अधिनियमित का मतलब क्या होता है? इसको कानून का रूप देते हैं। और आत्मर्पित मतलब खुद को ही समर्पित, आत्म अर्पित, खुद को ही समर्पित करते, क्योंकि हम भारत के लोग, ये हमने ही बनाया है, ठीक है? ये हमारे संविधान की क्या है? प्रस्ताव। अब मैंने कल आपसे कहा था कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, की कहा गया है, चाबी कहा गया है। क्या कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर संविधान को अंदर पढ़ते पढ़ते आपको कोई मतभेद लगे, आप कोई कंफ्यूज हो जाएं, आपको कोई चीज समझ में ना आए, ठीक है, तो आप इस उद्देशिका को पढ़ करके उसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हो।
ये कैसे? ये ऐसे जैसे मान लीजिए संविधान में आप कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपने देखा कि यार यहाँ पर ये नियम है कि ये नियम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंफ्यूज हो गए आप। तो आप इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि हमें देश को पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाना है, ठीक है। तो क्या किसी नियम से ये चीज भंग तो नहीं हो रही? देश की एकता अखंडता बनी है क्या? क्या इस नियम से सभी लोगों की स्वतंत्रता तो नहीं छीनी जा रही, समानता तो नहीं छीनी जा रही, उसे आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मतलब ये हम समझ के ही उन नियमों का चुनाव, बात समझ में आ रही मेरी? यदि कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाता है तो हम उद्देशिका को पढ़ करके उसका अर्थ निकाल सकते हैं। उद्देशिका क्या कहती है? उद्देशिका जो कहती है उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। क्लियर? ये हमारी उद्देशिका। अब भाई उद्देशिका की हम जब बात कर रहे हैं तो उद्देशिका क्या ऐसी ही थी? क्या इसमें कोई चेंज हुआ? क्या उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना जाए अथवा ना माना जाए? क्या उद्देशिका में परिवर्तन हो सकता है? ये बड़ा विषय था, इस पे बहुत सारे विवाद चलते रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले संविधान का अंग उद्देशिका को नहीं माना गया और ये कह दिया गया कि भाई जब संविधान का अंग नहीं है, ये अलग से ही है, ये अलग से ही है, इसलिए इसमें संशोधन, बदलाव, चेंज नहीं हो सकता। पर बाद में इसको उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया गया और इसमें संशोधन करने योग्य से मान लिया गया और इसमें संशोधन करने योग्य माना गया। पर यह बात साथ में कह दी गई कि ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जिससे संविधान के मूलभूत ढांचे में क्या हो जाए? परिवर्तन। अब मूलभूत ढांचा क्या होता है भाई? ऐसा कुछ नहीं करोगे आप कि लोगों की समानता, स्वतंत्रता, है ना, देश की एकता, अखंडता, आपसी बंधुता खराब हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाकी तुम कुछ कर सकते हो बदलाव। बात सही में आ रही मेरी? ऐसा परिवर्तन नहीं करना जिससे कि हमारे संविधान की जो मूल भावना है क्या है कि हम, तो बात समझ में आई? अगर अब बात ये कि इसमें चेंज हुआ तो कब हुआ और क्या चेंज हुआ, ये हमें यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रस्तावना में रेखांकित शब्द, कौन कौन शब्द? एक तो समाजवादी, रेखांकित कौन शब्द के? रेखांकित। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखो बच्चों, ये जो तीन शब्द थे, ये शब्द पहले नहीं थे। कौन कौन शब्द नहीं थे पहले? ध्यान से देखना, ये संविधान में कौन कौन शब्द नहीं थे? एक तो समाजवादी, कहाँ है समाजवादी? ये है समाजवादी। दूसरा कौन सा? पंथ निरपेक्ष, कहाँ है पंथ निरपेक्ष? ये है पंथ निरपेक्ष। और तीसरा क्या है? अखंडता। अखंडता यहाँ है आपके देश की एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता। ये तीन शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। मूल मतलब कब? जब संविधान बना था तब ये नहीं थे। ये हमने 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। देखो, आप संविधान संशोधन समझते हो ना? संशोधन मतलब होता है बदलाव। संविधान में अमेंडमेंट मतलब बदलाव करना। तो संविधान में बहुत से बदलाव हो चुके हैं, 100 से ऊपर बदलाव अभी तक हो चुके हैं और हर बदलाव का एक नंबर है। जैसे पहला बदलाव, दूसरा बदलाव, पहला संशोधन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कोई कौन संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। ये संशोधन दो को आप हमेशा याद रख लेना। 42वां हुआ था 1976 में और 44वां हुआ था 1978 में। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे संशोधन पढ़ोगे पर ये संशोधन आपको बार 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 आएंगे क्योंकि इनमें बहुत कुछ बदला गया था। 42वां हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे और 44वां हुआ था, इंदिरा गांधी हार गई थी इमरजेंसी के बाद, तो मुरारी जी सरकार आ गई थी, जनसंघ की सरकार उसने किया था। बात समझ में आ रही मेरी? तो ये इन दोनों को आप हमेशा याद रख लेना। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या संविधान का अंग है प्रस्तावना? हाँ, संविधान का अंग है प्रस्तावना। क्या संविधान प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल संशोधन हो सकता है। क्या ऐसा एक आध बार हुआ है? हाँ हुआ है। कब हुआ है? 1976 में 42वें संविधान।
क्या संशोधन हुआ है? तो 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ठीक है, चलिए। संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान 1976 के आधार पर प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्लियर? प्रस्तावना संविधान की कुंजी, कुंजी माने चाबी, संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा है। क्या कहा है? कि प्रस्तावना संविधान के आदर्श व आकांक्षाओं को बताती है। किसने कहा है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव, चीफ जस्टिस। कौन थे? सुब्बा राव। ये कथन पूछ सकते हैं आपसे, बताइए भैया ये कथन कौन था? सुब्बा राव का। कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को बताती है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। यानी जो उद्देशिका बनी है वो किसने बनाई है? वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था वही क्या है? संविधान की प्रस्ताव, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1940 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1900। आपको याद है कि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा था कि हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या कर भी भाई? संविधान बनावे। संविधान में क्या बनाएंगे भाई? लोगों को समानता, स्वतंत्रता, है ना, ये सब चीजें मिल सकें, एक अच्छा राज्य बन सके। हमने 200 साल तक लठ खाए अंग्रेजन के, हैं भाई? हमने 200 साल तक कोटे पिटे, अपन अंग्रेजन ने अपने कूटे पीटे, तो अपन ने भाई अब चाहते थे कि अब ना कोटे पिटे। इसलिए हमारे लोगों को समानता से जीने का अधिकार, गरीबी ना हो, सबको शिक्षा मिल पाए, राज्य अच्छे अच्छे काम करे, है, सरकारें अच्छा काम करें, सड़क डलवाएं, स्कूल बनवाएं, जिससे लोगों का आर्थिक उन्नति हो, कोई बीमार ना हो, फ्री चिकित्सा मिले। ये सब काम होते हैं सरकार के। अब प्रस्तावना के 4 तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रस्तावना को पूरी पढ़ के 4 तथ्य स्पष्ट होते हैं। क्या स्पष्ट होता है? कि सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत कौन है? बताओ बताओ, सत्ता का स्रोत कौन है? अरे अपन ही तो हैंगे, हम भारत के लोग होएंगे। कहा सत्ता को बनाता है? सरकार को चुनता है। संविधान कौन ने बनाया? हमने बनाया। संविधान, सरकार भी हम बनाते हैं। सत्ता का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता, हम भारत के लोग। शासन का प्रकार, शासन का प्रकार कैसा होगा? कैसा होगा? अरे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेसी। क्या है? लोकतंत्र है। क्या है भैया? तो क्या कह रहे हैं भैया? पहला, सत्ता का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग। ये हमें प्रस्तावना से मालूम है। दूसरा, सत्ता कैसी होगी? हमने कहा लोकतंत्र होगा। और लोकतंत्र तुम जानते ही हो, जहां पर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और गणराज्य, तुम गणतंत्र तुम जानते ही हो। गणतंत्र माना जहां राष्ट्र का मुखिया आनुवांशिक ना हो, जनता के द्वारा चुना गया हो। हमारा मुखिया को है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति को चुनाव होते है, वो तो चुनाव। राष्ट्रपति कभी भी, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होता, है ना। अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओवन से पहले कोई थे? रामनाथ कोविंद। ओवन से पहले कोई थे? प्रणब मुखर्जी। उनसे पहले कोई थे? हैं? नहीं पता? उनसे पहले कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उनसे पहले कोई थे? एपीजे अब्दुल कलाम। उनसे पहले कोई थे?
अब नहीं है पता क्या है? कैसे तुम भारत के निवासी हो? सत्ता का प्रकार समझ में आ गया? शासन प्रणाली के लक्ष्य, शासन के लक्ष्य, सत्ता के स्रोत हम हैं। सत्ता कैसी है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब शासन के लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, ये हमारा क्या है? शासन के लक्ष्य हैं। और वहां में भी फिर क्या है? वहां में भी जो है व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता, अखंडता, समानता, न्याय, आर्थिक सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, है ना, विश्वास की, धर्म की, विचार की, अभिव्यक्ति की, ये सब क्या है? ये लक्ष्य ही तो है। और चौथा, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि, कि आज 26 नवंबर 1949 को हम इसे स्वीकार करते हैं और इसे क्रियान्वित करते, अंगीकृत करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं। ये हमारा संविधान है। ठीक आई बात स्वयं? चलो भैया, ये हमारे, अब देखो, बेरुबारी बाद, बाद का मतलब होता है केस, कि क्या होता है बाद माने? केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है, ये माना था पहले, ये शुरू की बात है। लेकिन ये 1960 की बात है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती, बाद 1973 में, 72-73 में एक और नया केस डाला गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखो के बाद मतलब समझते हो ना? बाद का मतलब होता है केस। किसके खिलाफ? केशवानंद भारती ने केस किया था। किसके खिलाफ? केरल सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब? 1973 में। कि पूर्व निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न अंग बताया है। मतलब उन्होंने पूर्व का निर्णय, मतलब कौन सा? ये बेरुबारी बाद का निर्णय बदल दिया। समझ में आ रही है का? 1960 में बेरुबारी बाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं है। जब संविधान का अंग ही नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये फैसला दिया गया कि नहीं साहब, उद्देश्य का संविधान का ही अंग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है, अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो बुनियादी ढांचे का भाग है उसे संसद द्वारा बदला। बुनियादी समझ गए ना? आधारभूत, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुत्व संपन्न देश की एकता, अखंडता, ये चीजें महत्वपूर्ण है, इनमें चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, अट्टालिका माने अटारी, आधारशिला माने नींव, आधारशिला माने नींव। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना रूपी नींव पर ही भव्य मंजिल खड़ी हुई है, काय की? संविधान। समझ में आई कछु बात? नहीं आई? हमें कछु नहीं आए। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं? अगर हम ओवरऑल देखें हमारा संविधान है कैसा? हमारा संविधान बात करता है कि हम लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है। लोक प्रभुता का मतलब से तात्पर्य क्या है? कि जनता की हित की बात करता है, वो स्वयं पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक, निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक बनाया गया है, माने निर्मित, लिखा गया है, लिखित, और व्यापक माने बहुत ही बड़ा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, इतना बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक संविधान है भारत का संविधान, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय, 64 लाख रुपया खर्चा। हाँ, बिल्कुल सही, 63 लाख, सब पूरा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम अपने मुखिया खुद हैं, हमारा मुखिया कोई और, हम मतलब हमारा देश।
हम न चीन के दबे ना अमेरिका के दबे, हम अपने निर्णय लेने के लिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं। लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, लेकिन डेमोक्रेसी भी है हमारे इधर, जनता के द्वारा चुनी सरकार। देखो क्या कह रहे हैं, तो ये समझ गया लोकतांत्रिक गणराज्य। अब बात करें समाजवादी राज्य है। समाजवादी राज्य है, समाज के हर तबके की बात करेगा, सबको समानता लेके आएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य है। वास्तव में पंथ निरपेक्ष शब्द है इसमें, मतलब हमारा भारत देश सब धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, लेकिन किसी भी एक धर्म को कोई प्रश्रय नहीं देगा, धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं करेगा। ठीक। कठोरता और लचीला, मतलब बहुत कठोर और बहुत लचीला भी है। एक तरफ कह देता है संविधान कि सभी समान हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ, किसी भी धर्म, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? आरक्षण के तौर पे किया जाता है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो लिंग के आधार पर भेद हो गया है ना। अब जाति, तो जाति के आधार पर तो आरक्षण होता ही है, तो जाति के आधार पर भेद हो गया। अब आप कहोगे अरे हाँ सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, पर बात सुनो, वो भेद नहीं है, वो संविधान की जो मूल भावना है उसको लागू करने के लिए किया गया। क्या? समानता। समानता के लाने पहले सभी समान करने भी तो पड़ेगी, तभी समानता होगी। जो ऊंच नीच, गरीबी, ऊंचाई नीचाई का जो भेद है उन सबको समान करना पड़ेगा। ठीक है। तो कठोर और लचीलेपन का क्या किया गया है? समन्वय। एकात्म की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। समझ में आई? हमें कशी नहीं आए, जबकि मैंने एकात्मकता भी पढ़ाई है और मैंने संघात्मकता ही पढ़ाई। एकात्म का मतलब क्या है? जो केंद्र की सरकार है वो थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है, और संघ का मतलब क्या है कि भारत एक प्रदेशों का संघ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, संघ मतलब क्या होता है? बहुत से देश, बहुत से राज्यों से मिलकर बना हुआ। ए मेजमान, समझ में आ रही है? भगवान के एकात्म है और संघात्मक। थोड़ा सा पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार। पर राज्यों को भी तो अधिकार हैं, राज्यों को भी तो पावर है कि नहीं? पुलिस राज्यों की होती है, शासन व्यवस्था राज्य, कानून की प्रक्रिया, कानून लागू करवाता है राज्य, पंचायत है राज्य की, मतलब राज्यों के अपने विषय हैं। ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था, यानी भारत में संसद क्या करती है? भारत की पार्लियामेंट क्या करती है? शासन करती है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। अगर आपको कुछ अधिकार दिए हैं, घूमने, खाने, फिरने, पहनने, धर्म मानने, विचार अभिव्यक्ति, ये आपको जो 6 संविधान क्या देता है? मूल अधिकार। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म शिक्षा का अधिकार, ये आपके क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और आपको संविधान अधिकार देता है तो आपकी कुछ ड्यूटी भी तय करता है ना। घूम घूम फिर सकते हो, खा पी सकते हो, है ना, पर ये नहीं कि आप घूमो फिरो तो आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति, आपके मन में जो विचार हैं आप उन्हें कह सकते हो, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। पर जा आजादी नहीं है कि तुम कोई घर जा गारा दे लगो, तुम देश के खिलाफ बोलने लगो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो फिर तो सुनो तुम्हारे अधिकार छीन ले जाएंगे। तो आपके कर्तव्य भी हैं कि तुम जाओ, है ना, आपको घूमने फिरने की आजादी दी है, घूमो फिरो मजे करो, लेकिन ये नहीं मानी कि तुम जाओ चंदेरी के खिलाफ जाकर दिल बना जाओ, वह तीर खींचे आओ। ये भी नहीं मानी। भाई देश की इमारतों का संरक्षण करना भी आपका कर्तव्य है। आ रही बात सही में? ये नीति निर्धारक तत्व, यानी सरकार को संविधान कुछ गाइडलाइन भी जारी करता है। नीति निर्देशक, नीति बनाने के लिए संविधान क्या करता है? निर्देशन देता है कि एक अच्छी सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, सड़कों की, बराबर मजदूरी की, गरीब लोगों को भोजन की, है ना, उपयोगी पशुओं की सुरक्षा की, ये बहुत सारे सरकार ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि आम जनता का क्या हो? हित हो। क्या बात समझ में आ रही है आपको मेरी?
तो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? संविधान द्वारा सरकार को दी गई सलाह। ठीक है, सलाह है, बाध्यकारी नहीं है, सलाह है। सलाह मतलब समझते हो कि आप लोगों को सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड आना चाहिए, मेरी सलाह है सब लोगों को, उससे कोई घाटा नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। सोते रहोगे 8 बजे तक अपना टाइम खराब करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, हम सब लोग ग्राउंड पे अगर एक्सरसाइज योग करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी, आप बीमार नहीं होगे, आपको पढ़ने में अच्छे से मन लगेगा। अब ये मेरी सलाह है, बाध्यकारी नहीं है। ये नहीं कि नहीं आएगा तो मैं मारूंगा, ये तो भाई अब मैंने सलाह दे दी, सलाह अच्छी है, अब मानना ना मानना आपकी मर्जी। आप ये भी नहीं, आप मैंने कहा कि ठीक है, आपने कहा, मैंने कहा कि साहब ग्राउंड आना चाहिए, आपने कहा ठीक है सर आएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे कब से आएंगे, आएंगे। ऐसे ही क्या है कि संविधान कहता है, किससे? साहब वो ये कहते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में, ये ऐसा चेक है, ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा से भुगतान करेगा। क्या कह रहे हैं? ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा से भुगतान, बात समझ में आ रही? बैंक तभी देगो पैसा जो मैं तुम्हें चेक देता हूं कि ले 10,000 को चेक तू दे दो, मैंने चेक, ठीक है, तो तूने चेक ले लिया, अब तू गया बैंक के पास, तो बैंक से भाई साहब ये चेक है 10,000 रुपये चाहिए मुझे बैंक से, तो बैंक चेक तो ले लेगा और जमा कर लेगा, अपन पैसा मांगे जब कह देंगे ठीक है पैसा हम दे देंगे, क्या कह देंगे? हम पैसे, अब तुम पूछोगे कब दोगे तो जा नहीं बता रहे, क्या कह देंगे, कहा अब दे देंगे। मतलब ऐसी ही है क्या नीति निर्देशक तत्व। इसलिए सरकारें अभी तक संविधान बनने के बाद, देश आजाद होने के बाद, लागू होने के बाद आज तक नीति तत्वों को पूरा नहीं कर पाए। तो देखो सुनो, स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी, संविधान क्या कहता है? न्यायपालिका कैसी है? हमारे कोर्ट कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, न कहूं कि मंत्री के, न कहूं कि सरकार के, कोई के दबे, समझ में आ रही बात? किसी के दबे नहीं है, ना उनकी भर्ती में, ना उनके ट्रांसफर में सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, इसलिए वो न्याय कर। और अन्य स्वतंत्र अभिकरण, जैसे कि अब अपन कहते हैं कि जैसे कि निर्वाचन आयोग, वो भी क्या है? स्वतंत्र है। निर्वाचन आयोग है, अगर मान लो पार्टी को बस चले मोदी जी के अंडर में आ जाए तो फिर सब चुनाव भी जीते हैं। हालांकि कुछ बुद्धि से विहीन आदमी है भारत देश में, जिन्हें भगवान ने बुद्धि नहीं दी, वे कहते हैं कि मशीन में गड़बड़ कर दी, जो होता है जो कम होता नहीं है, क्योंकि हम ड्यूटी करते हैं, हमें पता है मशीनों में किसी प्रकार की गड़बड़ की संभावना कभी होती नहीं है। तो है ना कुछ कम बुद्धि के आदमी जिन्हें भगवान ने ऑलरेडी बुद्धि दी कम है, वे तो ही सोच पाते हैं, अरे मोदी ने गड़बड़ कर दिया, ईवीएम में घोटाला कर दिया। ईवीएम में कभी भी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि हम ईवीएम, हम वोट डालते हैं, हम वोट डलवाते हैं, हम चुनाव करवाते हैं, हम लगातार 10 साल से चुनाव करवा रहे हैं, एक एक मशीन को चेक करते हैं। जब मशीन में वोट डालने से पहले सुबह मॉक पोल करवाया जाता है, देखो भैया सब आदमी बताओ जाता, देखो जब मशीन में खाली है तुम एक वोट डाल रहे हो, तुम कांग्रेस से डाल रहे हो, देखो कांग्रेस ही जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो, सारी चीजें बताई जाती हैं।